हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जनरल काउंसिल की वैकेंसी आई थी उसके प्रैक्टिस सेट चल रहे थे आप लोगों के कंप्यूटर के। तो 3 प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसकी चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, देख सकते हैं। आई वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। और भी दोनों, केवल ए, केवल बी, या तो ए ना तो बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट को समझिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, करेक्ट हो जाएगा। फिजिकली ऐसा आगे है कि आप फिजिकली उसको टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा कि हार्डवेयर देखो छू सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों के संग्रह होते, करेक्ट है। जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस तरह से कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे आप उनको काम हार्डवेयर जो है उससे करवा सकते हैं, उनका पूरा एक संग्रह होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए और बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। ALU और बस, कंट्रोल यूनिट और ALU, कंट्रोल यूनिट और बस, रजिस्टर और मुख्य मेमोरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से दो भाग ऐसे हैं जो कंप्यूटर सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट उसके जो सीपीयू के होंगे वो कौन से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कंट्रोल यूनिट जो कि पूरा प्रोसेस करने में हेल्प करता है, और ALU क्या हो जाता है, ALU की फुल फॉर्म हो जाती है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जितनी भी आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड यानी कि जितनी भी गणितीय ये कहेंगे कि संगणनाएं होती हैं वो इसी हिस्से में होती है, इसी पार्ट में होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है। प्रोसेसर सॉकेट में, मुख्य स्मृति में, अंगणितीय तर्क इकाई में, कैश मेमोरी में। कि जो भी कंप्यूटर को कमांड दिए जाते हैं वो सारे कमांड जो होते हैं किसमें प्रोसेस होते हैं, किसमें उस पर कार्य किया जाता है, इन चारों ऑप्शन में से। तो किसमें प्रोसेस होते हैं, वो आपके हो जाते हैं जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट अंगणितीय तर्क इकाई है, इसको शॉर्ट में ALU भी कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में लिखा हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें ही सब कुछ प्रोसेस किया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपके ऑप्शंस में दे रखा होता, अगर यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता तो वो आंसर भी आपका ज्यादा परफेक्ट होता, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट होता है ज्यादातर सारे कमांड जो होते हैं उसमें ही काम करते हैं, और ALU जो है वो आपकी इसी का ही एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया है। अच्छा, जिसके फुल फॉर्म में आपको दो मिल जाएंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन सी जनरेशन थी जिसमें IC के जगह VLSI का यूज किया गया था। तो IC थर्ड जनरेशन में था, और तो VLSI किसमें हो जाएगा, VLSI हो जाएगा फोर्थ जनरेशन में। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा करिए, एग्जाम में ये सब पॉइंट आप पूछे जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में अगर IC को ध्यान रखेंगे तो आप थर्ड आंसर लगा देंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा। IC को रिप्लेस करके VLSI किस जनरेशन में आई थी, वो फोर्थ जनरेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस में से कौन सी नहीं है। प्लॉटर, स्पीच, सिंथेसाइजर, MICR, स्मार्ट और इंटेलिजेंट टर्मिनल। यहाँ पर कौन सी डिवाइस नहीं है, आपको ये बताना है कौन सी डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर क्या है, एक प्रिंटर का टाइप होता है। स्पीच सिंथेसाइजर भी है, और स्मार्ट और इंटेलिजेंट टर्मिनल भी, जो MICR होता है, ये डिवाइस नहीं है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। MICR की फुल फॉर्म में प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। MICR में क्या रहता है, जो चेक आप लोग ने चेक देखा होगा उस पर जो कोड दे रखे होता है उसको रीड करने का काम ये करता है MICR। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दोनों एक्सटर्नल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं इंटरनल स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसे और किस रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसे मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी ही कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने टाइप की होती है, कैसी होती है, तो ये प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं देखी वो वीडियो तो उस वीडियोस को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट। जो सहायक होती हैं उस मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन एक पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा है। जो सहायक मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी कि जो लगातार एक्टिव रहता है सिस्टम प्रोग्राम, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीमन, प्रोसेस, प्रोसेस ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या कहा जाता है उसे हम डीमन कहते हैं। तो डीमन क्या है? डीमन जो होता है, जब कंप्यूटर है उसमें मल्टीपर्पज के लिए उसको हम यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लगातार क्या रहता है, वर्किंग में रहना पड़ता है, प्रोसेस में रहना पड़ता है। तो वहाँ पर बहुत सी चीजें जो होती हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेस में भी चलती रहती हैं, वो काम करता रहता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो डीमन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर वायरस होता है, एक मतलब किसी दूसरे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या किसी प्रोग्राम में जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? या फिर कह सकते हैं वो किस टाइप का वायरस होता है? रिस्की प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स, होस्ट प्रोग्राम, बैकवर्ड प्रोग्राम। तो क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक तरह के वायरस का टाइप होता है। वायरस कई तरह के होते हैं, तो उसमें से ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का टाइप ही होता है। इसमें क्या रहता है कि इसमें जब यूज कर रहे होते हैं हम कंप्यूटर को, तो इसमें जो हैकर्स होते हैं वो इससे पासवर्ड को तोड़ने का काम कर सकते हैं, या डेटा को जो है चुराने का, या डेटा को जो है आपके कंप्यूटर से जो है हैक करने का काम कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? मॉनिटर, माउस, मॉडेम, मदरबोर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई डिवाइस है या फिर कोई प्रोग्राम है, वो क्या कहलाएगा जो टेलीफोन कंप्यूटर को जो टेलीफोन है और जो केबल लाइन है उस पर जो डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, उसमें सक्षम बनाता है। वो कौन सी डिवाइस होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन सी डिवाइस हो जाती है? उसे हम मॉडेम कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो मॉडेम होता है वो कनेक्ट करता है दोनों चीजों को और ट्रांसमिट करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर। इसका पूरा नाम जो होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका फुल नेम क्या है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः कहा जाता है कमांड्स, प्रोग्राम्स, लैंग्वेज, गाइडलाइंस। तो आज के टाइम में जब हम कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं तो उन्हें हम कमांड्स देते हैं, निर्देश देते हैं। सिंपल सा आपको पता ही है। तो उनको निर्देश देते हैं। उन निर्देश जो होते हैं मिल करके एक समूह का ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ कमांड्स भी कह सकते हैं। तो उन ग्रुप ऑफ कमांड्स को क्या कहते हैं? वो प्रोग्राम कहलाती हैं, जो कि जनरली आपका सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्रामों का एक समूह होता है। जो आप निर्देश दे रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं, वो आपकी मिल करके एक ग्रुप बनाती है, जो प्रोग्राम कहलाते हैं। उन्हीं प्रोग्रामों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कंप्यूटर है, इसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है, उसके द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले जो निर्देश होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हो जाते हैं आपके मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में ही काम करता है। वैसे तो बाइनरी उसकी मानी जाती है, 0 और 1 की भाषा जो होती है, लेकिन 0 और आप जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो कंप्यूटर जो मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी में उसको कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद उसको समझती है या उसको अंडरस्टूड करती है कि आप क्या उससे कह रहे हैं प्रोसेस करने को। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का प्रयोग डैश प्रणाली में किया जाता है। बाइनरी, दशमलव, ऑक्टादशमलव, हेक्सादशमलव। तो 2 की घात का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो 2 की घात होती है उसे किया जाता है बाइनरी में, क्योंकि आपकी जो 0 और 1 यही तो 2 भाषाएं होती हैं, ये बाइनरी की होती हैं और ये इसके जो पावर 2 को माना जाता है। और जो दशमलव होती है इसमें यहाँ पर पावर जो होती है वो 10 होती है। ऑक्टादशमलव जो होता है इसकी पावर जो हो जाती है वो 8 होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पर बाइनरी की जो होती है वो 2 होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर ओपन ऑफिस राइटर। कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्डपैड नाम से क्लियर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो भी वही काम करता है और ओपन ऑफिस राइटर भी वही काम करता है। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस है वो ये काम नहीं करता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि ये जो तीन आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो तीन होते हैं प्रोसेसर, वो क्या काम करते हैं? डेटा जो होता है उसको उसमें डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ आपको एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, हेडर लगाना है, फुटर लगाना है, उसको अलाइन करना है, ये सारे काम जो होते हैं वो इन वर्ड प्रोसेसर में किए जाते हैं। जिसके आपके एग्जाम्पल के तौर पर MS वर्ड है, वर्डपैड है, नोटपैड है, ये सब चीजें आती हैं। और ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS Excel 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? यानी कि जो MS Excel का आप यूज कर रहे हैं वहां पर जो विंडो है आपके सामने उसको आप बीच से दो भागों में बांट सकते हैं। कौन सी उससे कर सकते हैं? कौन सा यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे उसके लिए? फॉर्मेट विंडो, डेवलपर विंडो स्प्लिट, व्यू विंडो स्प्लिट या फिर पेज लेआउट स्प्लिट। कैसे किया जाएगा? अगर आपने प्रैक्टिकली यूज किया है MS Excel तो आप बहुत इजीली इसको बता पाएंगे कैसे करते हैं। व्यू, विंडो, फिर स्प्लिट। तो व्यू मेनू में जाएंगे, फिर वहां से विंडो को सिलेक्ट करेंगे, वहां से फिर स्प्लिट को सिलेक्ट करेंगे, आपका हो जाएगा दो भागों में। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में 50 स्लाइड्स हैं और आप 10वें स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करना चाहते हैं तो आपको 10वें स्लाइड का चयन करना होगा और चयनित स्लाइड के स्लाइड शो आरंभ करने के लिए डैश दबाना होगा। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? MS पावर पॉइंट का आप यूज कर रहे हैं, वहां पर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें कि 50 स्लाइड्स हैं और कह रहा है आपको अब आप डायरेक्ट 10 स्लाइड से अपना जो स्लाइड शो होता है एक के बाद एक स्लाइड आती चली जाती है, तो आप वो स्लाइड शो चलाना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसे 10 स्लाइड से ही चलाएं, स्टार्टिंग की 9 स्लाइड को आप न दिखाएं। तो वहां पर आपको 10वें स्लाइड का चयन करना होता है और चयनित स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कीज दबानी होंगी, प्रेस करनी होंगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F5। मैंने पहले आप लोगों से कहा था शॉर्टकट कीज एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कौन सी यूज की जाएगी? यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे आप उसको यूज करते हैं। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इनको आप जब तक कंप्यूटर को यूज नहीं करेंगे आपको याद भी नहीं हो पाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में एक नई इनस्टॉल विंडो डैश कमांड से खोली जा सकती है। कंट्रोल प्लस टी, अल्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कोई नई विंडो आप खोलना चाह रहे हैं तो आप किस कमांड से उसको खोल सकते हैं? गूगल क्रोम का यूज जब आप कर रहे होंगे तो कौन सी कमांड होती है? वो हो जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इस कमांड से आप एक नई विंडो को खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के बारे में फॉल्स कथन की पहचान करें। संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाता है, संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता है, लोगों के समूह को संबोधित संदेश आपके इनबॉक्स में वापस आ सकते हैं यदि पता सूची में कोई व्यक्ति मूल का उत्तर देता है, पूरा लेख संदेश को सभी मेल क्षेत्र में रखता है यदि आपको कभी इसकी फिर से आवश्यकता हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो ईमेल आती है आपके पास, सभी पास जीमेल आईडी तो होगी ही, तो वहां पर मेल आती है, तो मेल में जो मैसेजेस आते हैं उसको संग्रहित करने से लेकर आपको ये बताना है कि इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा गलत कौन सी बात कह रही है। पहला पॉइंट है संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब आप संग्रह कर रहे होते हैं तो वहां पर संदेश जो होते हैं तो आप फिर जीमेल देख रहे होंगे तो वहां पर से संदेशों को क्या होती है, नए वाले ऊपर कर देती है और जो आप देख चुके हैं वो पीछे चले जाते हैं। करेक्ट है, संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता, ये तो फॉल्स हो जाएगा आपका। जब तक आप उसे डिलीट ना करें तब तक वो आपके पास सेव रहते हैं। भले ही वो आपके जीमेल पे ना दिखाएं, जब आप गूगल पे वहां पर जाकर के खोलिएगा तो सारी ईमेल आपकी पुरानी से पुरानी वहां पर शो कर रही होती है तब तक जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उसे खोजा नहीं जा सकता, यही फॉल्स हो जाएगा। सही का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डैश एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है या छोटा सा या बड़ा हो सकता है जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल हो सकता है। लैन, वैन, मैन, क्लाउड। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भौतिक स्थान पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक भौतिक स्थान की बात की जा रही है जैसे कि किसी बिल्डिंग में या फिर किसी ऑफिस में या फिर किसी एक बड़े घर में
जो उपकरण, जो डिवाइसेस होती हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, वो एक साथ आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हैं। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि एक ऑफिस है, ऑफिस में जैसे लोग काम कर रहे होते हैं, सबके कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक तरह से आपस में। तो एक उपयोगकर्ता जो है वो एक होम नेटवर्क सा बन जाता है, जैसे कि आप कार्यालय में या फिर विद्यालय में होता है, और हजारों लोग उपयोगकर्ता उसमें आपस में एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, उसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इसको ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी उसे लैन कहा जाता है। जब इंटरनेट का यूज किया जा रहा है एक अनलिमिटेड क्षेत्र के लिए, वहां पर आपको फिजिकली भौतिक स्थान नहीं होता, वहां पर आप अनलिमिटेड उसके लिए यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो यूज होगा उसको कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। यहाँ पर आपका लैन यूज होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। अभी इसके बारे में ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। किसका यूज करते हैं हम? मॉडेम का यूज करते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, तो जब भी कुछ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीफोन लाइन के जरिए भेजने की बात कर रहा होगा, आपका आंसर मॉडेम हो जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।